हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो बच्चों आज हम मैथ्स का नेक्स्ट मैथ्स का मॉडल पेपर लेके आए हैं बच्चों, है ना, जैक 2023 का क्लास 11 के लिए। तो पहला फर्स्ट 20 क्वेश्चंस आप लोगों को लक्ष्मी सर ने कराया, है ना, और नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं बच्चों आपको, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 21। और हाँ बच्चों, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलने वाला है बच्चों, ठीक है। चलिए आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। लिखा है द वैल्यू ऑफ, ये है समेशन, है ना, दिस इज समेशन। तो समेशन ऑफ क्या लिखा हुआ, r टू 0, 0 टू n, और 3 का पावर क्या लिखा हुआ है, 3 का पावर r लिखा हुआ है। तो इसको जब हम ओपन करेंगे बच्चों, जब ओपन करेंगे, देखो इसको करने का तरीका क्या है, जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक जाएगा, 3 का पावर n तक बच्चों, ठीक है। जब हम n, देखो हम ऐसे होता है, जब n इक्वल टू 1 लो, जब n इक्वल टू 1 लेंगे तो कहाँ जाएगा, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1। वैसे भी आप देखो, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आप लोग इसको क्या है, किस में आ गया, जीपी में आ गया। जीपी में आप कर सकते हो ना, क्या होता है, a इंटू आर के पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। क्लियर है। तो a कितना है, a हो गया 3 का पावर 0, r कितना बच्चों, फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 3 के पावर कितना हो गया n। और यहाँ टोटल नंबर कितना है, ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, n प्लस 1। यहाँ से यहाँ देखो क्या n, और एक टर्म ये हो n प्लस 1, तो 3 पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन दिस इज 3 माइनस 1। तो ये कितना हो गया, 3 के पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। ये आंसर होना चाहिए। क्लियर है। आप यदि मान लो ये चीज़ नहीं आता आपको, तो आप लोग कैसे चेक करोगे, देखो ध्यान दो, जब n इक्वल टू 0 रखो, n इक्वल टू 1 रखो, n इक्वल टू क्या 1, तो r कितना आएगा, r कितना आएगा, n इक्वल टू 1 रखे तो r जब 0 रखेंगे तो 0, फिर n इक्वल टू 1, तो ये टर्म आएगा तो कितना आ गया, 3 प्लस 1 4 आया। क्लियर है। तो n इक्वल टू 1 रखो, n इक्वल टू 1 रखें तो ये 4 दे रहा है ना। एक और हम क्रॉस चेक करेंगे, चलो अब n इक्वल टू 2 रखते हैं हम लोग, n इक्वल टू 1 में कितना आ रहा है समेशन, इसकी वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। n इक्वल टू 2 रखो बच्चों, 2 रखेंगे तो कहाँ तक जाएगा, 3 टर्म तक जाएगा। r इक्वल टू 0 पुट होगा, r इक्वल टू 1 पुट होगा, r इक्वल टू 2 पुट होगा, तो कितना आ गया 9 और 3, 9 3 12, 12 1 13, तो 13 यहाँ पे कहीं है। n इक्वल टू 2 रखने के बाद 13 देगा, ये 16 देगा, ये 9 देगा, 1 देगा, नन ऑफ दिस। योर आंसर इज नन ऑफ दिस। वैसे भी क्या है ये, देखो अब यहाँ पे रखो, n इक्वल टू 2 रख के यहाँ पे चेक कर लो 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 रखो तो कितना हो गया, 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, ये कितना हो गया, 3 का पावर 3 27 माइनस 1/2 आया 13। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो सीधा क्या शॉर्ट ट्रिक क्या है, n इक्वल टू को 1 रखो, देखो n इक्वल टू 2 रखो, n इक्वल टू जब 2 रखेंगे बच्चों कितना टर्म आएगा, 1 2 3 टर्म आएगा। ठीक है, क्योंकि r इक्वल टू क्या 0 जाएगा, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2 जाएगा लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्या है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 5 इन दिस, है ना। ये क्या है, मैंने बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है बच्चों, क्या चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है ना, क्या चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए। तो कोफिशिएंट कितना हो गया, देखो हम लोग को मालूम है बच्चों कि TR प्लस 1 कितना होता है, यदि मैं x प्लस वाई के पावर n की बात करूं तो ये क्या होगा, दिस इज NCR, मतलब आर्थ टर्म कितना होगा, r प्लस 1 टर्म इक्वल टू NCR इंटू एक्स के पावर r, और y का पावर कितना होता है n माइनस r। यही होता है ना। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैं x की जगह क्या x है और y की जगह क्या है 3 है, मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए, x के पावर 5, तो x का पावर 5 है ना, तो ये r कितना होना चाहिए, r इक्वल टू 5 होना चाहिए। ठीक है, चलो r इक्वल टू 5 होना चाहिए, तो कितना हो गया, ये 6th टर्म हो गया, 6 टर्म का कोफिशिएंट निकल रहा है कुल मिला के, तो हो गया दिस इज n, और n कितना है बच्चों, दिस इज 8c r 5, और x का पावर क्या 5, y का पावर कितना हो गया 8 माइनस 5, और y कितना है बच्चों 3 का पावर कितना हो गया 8 माइनस 5, ये कितना हो गया 8c5 और इंटू 3 के पावर 3, तो कितना हो जाएगा, देख लो 8c5 का वैल्यू कितना हो गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 के पावर 3।
तो एक 3 के पावर ये सॉरी दिस इज 3 फैक्टोरियल ओके। तो 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बच्चों अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 के पावर 3। ये से ये कटा, ये कटेगा बच्चों, बचा कितना 56 और ये 9 9 9 3 27 27। देख लो आंसर क्या आएगा 2 कितना आ रहा है 7 से 42 2 लास्ट में 2 आ रहा है। योर आंसर इज दिस। वैसे करके कर लो मल्टीप्लाई 2 4 35 4 39 ये 2 10 to 12 कितना हो गया 2 5 6 1 6 1 2 आ रहा है ना। यहाँ 1 5 1 2 दिया हुआ है। एक मिनट यहाँ गड़बड़ की क्या देखो एक बार 7 से 42 4 7 5 जा 35 4 39 ठीक है। 2 6 जा 12 हाथ में 1 2 5 जा 10 और 10 और 1 11 यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 5 आएगा। क्लियर है? तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। चलो हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी, ये दिया हुआ है बच्चों कि एपी में कितने टर्म्स हैं यहाँ देखना है। तो हम लोग को मालूम है फॉर्मूला बच्चों एपी में एन तो टर्म कितना होता है दिस इज ए प्लस एन माइनस 1 डी। डी क्या आपका कॉमन रेशियो है ना, डी क्या बच्चों कॉमन रेशियो। एन तो टर्म कितना है 100 100 लिखो। एन तो टर्म मतलब लास्ट टर्म। ए कितना है 20 प्लस इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है ना, हाउ मेनी टर्म्स नंबर ऑफ टर्म निकालना है दैट इज एन निकालना है। तो एन माइनस 1 डी कितना बच्चों देखो 5। चलो यहाँ से करो कितना आ गया, ये उधर लेके जाओ 80 तो 80 और ये 5 उसके नीचे गया इक्वल टू एन माइनस 1 कितना आ गया ये 16। तो एन इक्वल टू कितना हो गया दिस इज 17। ठीक है 17 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 50। अर्थमेटिक मीन चाहिए तो ए अर्थमेटिक मीन क्या होता है बच्चों, अर्थमेटिक मीन क्या होगा दोनों का सम का आधा। योर आंसर इज 10। ठीक है चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर इतना आर इन जीपी, मतलब जीपी में बोल रहा है ना। तो इसको देखो करने का तरीका क्या, ऑप्शन से भी लेके चल सकते हो है ना, या सॉल्व कर सकते हो। तो ऑप्शन से लेके पहले देख लेते हैं। चलो मान लो कि एक्स की वैल्यू 12 है तो कितना होगा देखते हैं ये जीपी में है कि नहीं। 12 लेते तो 12 माइनस 3 9 फिर 12 16 तो 12 बाई 9 कितना आएगा 4 बाई 3 16 बाई 12 4 4 4 3। तो ये आ रहा है देखो रेशियो इक्वल आ रहा है ना, तो 12 हो सकता है 12 इज माई ऑप्शन। अच्छा देख लेते हैं सारा चेक कर लेते हैं फिर 1 रखो। तो 1 रखेंगे तो कितना आएगा -2 1 एंड 5 तो 1 अपॉन -2 5 अपॉन 1 ये इक्वल नहीं है, रेशियो इक्वल नहीं है यानी ये नहीं होगा, ये हो सकता है 12। 7 रखो 7 माइनस 3 4 7 11 तो 4 4 का कॉमन डिफरेंस ये तो एपी में हो गया जीपी में नहीं। इसका रेशियो देखो 7 इज नॉट इक्वल टू 11/7 ये भी नहीं होगा यानी योर ऑप्शन इज 12। आपका ऑप्शन क्या है 12 है। आप नहीं तो इसको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर सकते हो आप। देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्या लिखा आर इन जीपी, तो जब ये जीपी में होगा तो क्या होगा x² इक्वल टू क्या होगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 होता है ना। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आता। रेशियो इक्वल होता है, रेशियो इक्वल सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म ठीक है, फिर थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म ये समझ में आता है। तो x² इक्वल टू क्या हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। तो x² इक्वल कितना हो गया बच्चों दिस इज x², ये कितना हो गया प्लस x माइनस 12 एक्स और कट गया तो x कितना आ गया 12 आ गया। ऐसे कर सकते हो, नहीं तो जो ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से चलना बच्चों। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है कि इफ इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर देन ए की वैल्यू पूछा है। सुनो ध्यान रखना, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको कि 2 लाइन की परपेंडिकुलर है ना। ये लाइन का परपेंडिकुलर, इस लाइन का परपेंडिकुलर लाइन लिखना है मुझे, तो क्या होता है ध्यान रखना। ये जो कोफिशिएंट y का और x का क्या होगा उल्टा कर दो यानी by और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस bx, मतलब कोफिशिएंट x वाला y में चला y वाला x में चला जाएगा और ये bx माइनस ay हो जाएगा और प्लस हम कॉन्स्टेंट लोग इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन क्या आपस में है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है एक तरीका तो ये हो गया। तो यहाँ से हम फटाफट आंसर लिख सकते हैं। देखो
थोड़ा पता नहीं समझने में दिक्कत होगा कि आप लोगों को देख लेना। यहाँ पे क्या लिखा है, दिस लाइन एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर। तो कांस्टेंट से मुझे मतलब नहीं है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सी है यहाँ पे के है, ठीक है। मुझे मतलब है एक्स और वाई के कोफिशिएंट से बच्चों। तो ध्यान देना, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट कितना है 6, यहाँ का वाई, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3, तो यही तो इंटरचेंज हो रहा है ना। तो 3 है तो इसको 6 बना दो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, दिस इज 6x माइनस 8y प्लस 18 इक्वल टू 0। मतलब इसी लाइन को यहाँ से क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं किया। अब इसको इसका परपेंडिकुलर लिखते हैं हम लोग, इसका क्या लिखते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर लाइन। तो क्या होगा, ये x और y का कोफिशिएंट क्या इंटरचेंज होगा, तो 8y, क्लियर है। और ये क्या हो गया, सॉरी 8x और क्या होगा, दिस इज 6y। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ कांस्टेंट कुछ भी आएगा इक्वल टू 0। तो y का कोफिशिएंट कितना है 6 है ना, देखो यहाँ पे कहाँ गया, हाँ y का कोफिशिएंट क्या है 6 है, तो x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, 8 इज योर आंसर। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, देखो दूसरा तरीका क्या है बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, क्लियर है। तो इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना a अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y b, ये इसका स्लोप का फॉर्मूला होता है बच्चों। इफ टू लाइन्स, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप का मल्टीपल क्या होगा -1। तो चलिए हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं, आइए हम देखते हैं बच्चों, है ना। हम लोग क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालते हैं। देखो ये पहला तरीका ये बता दिया आपको, ध्यान रखना। दूसरा तरीका क्या है, इसका स्लोप निकालो, इसको m1 लिख लेते हैं। स्लोप कितना हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -4, ये कितना हो गया 3/4। अब यहाँ से m2 निकाल लेते हैं बच्चों, क्या निकालेंगे m2 कितना आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है a अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y 6, ये m2 निकला और ये m1 निकला बच्चों। अब बोथ लाइन आर क्या है, परपेंडिकुलर था, दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा, मल्टीपल -1। तो यहाँ पे क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। परपेंडिकुलर है तब ये कंडीशन लगेगा, ठीक है ना। m1 कितना है बच्चों, 3/4 इंटू m2 कितना है -a/6 इक्वल टू -1। 3 2 या 6 कितना हो गया, -8 माइनस माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 8। a कितना आ गया, a की वैल्यू यहाँ से 8 आ गया बच्चों। क्लियर है, आपको दो तरीका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। इतना देखो, पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या बोल रहा है कि मुझे उस लाइन का इक्वेशन लिखना है बच्चों, है ना। उस लाइन का इक्वेशन लिखना है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या कहता है, इक्वल इंटरसेप्ट में कट करता है। मतलब ये मान लो यदि डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस कितना होगा a, इंटरसेप्ट मतलब ये होता है ये डिस्टेंस, क्लियर है। और क्या बोले, पासिंग थ्रू 2,3। अब वो लाइन किससे पास कर रहा है, कहीं से 2,3 से पास कर रहा है। तो एक काम करते हैं, यदि मुझे ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेना है तो क्या करेंगे, 2,3 को यहाँ पे सेटिस्फाई कर दो। तो करो, 2 + 3 रखो, 6 हो रहा है, नहीं ये लाइन नहीं होगा। 2 - 3 5 हो रहा, नहीं हो रहा है। फिर 2 + 3 5 हो रहा है, ये हो रहा है। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द आंसर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ। देखो इक्वल इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, x/a प्लस y/a इक्वल टू 1 ठीक है। इक्वल इंटरसेप्ट यदि हो गया, अलग अलग इंटरसेप्ट कट कर तो यहाँ क्या होता है b आता है, लेकिन यहाँ इक्वल इंटरसेप्ट है बच्चों तो ये लिख दिए। तो यहाँ से कितना हो गया, x + y = a। कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब क्या है कि इस लाइन पे, ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, 2,3 से। 2,3 को सेटिस्फाई कर दो, 2 + 3 = a, यानी a की वैल्यू कितना आ गया 5। तो मेरा इक्वेशन कितना हो गया बच्चों, इक्वेशन हो गया x + y = 5। दिस इज द इक्वेशन, क्लियर है। योर आंसर इज x + y = 5, ठीक है। आगे क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। इतना इज, सुनो आप दो लाइन पैरेलल, देखो आपको परपेंडिकुलर लाइन लिखने के लिए बताया कि 2 लाइन सिर्फ परपेंडिकुलर, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, है ना। अब मैं पैरेलल का बता दे रहा हूँ आपको, किसका बता दे रहा हूँ, पैरेलल। ये सब याद रखना, ये सब बाद में भी 12th में भी काम देगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखिए, अब दो लाइन पैरेलल है बच्चों, पैरेलल है तो क्या होगा, स्लोप इक्वल होगा। देखो इसका मुझे पैरेलल लिखना है, ax + by + c = 0 का। इसका मुझे यदि पैरेलल लाइन लिखना है, क्या लिखना है, पैरेलल लाइन। तो कैसे लिखेंगे, देखो कोफिशिएंट सब वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, ax + by, केवल कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे k = 0 हो जाएगा,
है ना, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। इसका स्लोप निकालो, कितना आ गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस a अपॉन b। इसका स्लोप ये है, इसका स्लोप निकालो, क्या है, m इक्वल टू माइनस a अपॉन b। स्लोप क्या है, इक्वल है। पैरेलल लाइन में स्लोप क्या होता है बच्चों, इक्वल है। तो ये क्लियर हुआ कि पैरेलल लाइन कैसे लिखते हैं और ये परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, क्या है इसका मुझे पैरेलल लाइन लिखना है, तो एज इट इज यही रहेगा, बस कांस्टेंट में डिफरेंस आएगा। तो ये एज इट इज जैसे कहाँ है, नहीं है, ये 3x प्लस 4y है, ये 3x माइनस 4y है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, दिस इज द आंसर। क्लियर है। और ये दूसरा तरीके से लिखना है तो ये भी लिख सकते हो। पैरेलल लाइन है बच्चों, इसका मैं दूसरा तरीका बता दूं आपको, देखिए इसको ऊपर मिटा रहा हूं, ठीक है, आइए दिखाते हैं। देखिए यदि मुझे इसका पैरेलल लाइन लिखना है बच्चों, है ना, तो इसका स्लोप निकालो। स्लोप कितना है, m इक्वल टू क्या हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन y 3/4 इज द स्लोप। तो जो लाइन का हमको लिखना है, मतलब ये लाइन दिया हुआ है, इसके लाइन का पैरेलल ये लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो इसका स्लोप कितना है, 3/4, तो इसका भी स्लोप कितना हो जाएगा, 3/4। यस और नो, ठीक है। इसका इक्वेशन लिखना है मुझे बच्चों। और ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, 2, -3। तो एक काम और भी कर सकते, 2, -3 यहाँ सेटिस्फाई कर लो। जैसे मेरा आंसर ये आया ना, तो -2, 3 लिखो, तो -6 एंड ये -6 हुआ ना, एंड प्लस 12, तो -6 प्लस 12 कितना, -18 प्लस 18 0। इसको सेटिस्फाई कर रहा है, पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। चलिए ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, -2, 3। तो हो गया, लिखो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप कितना है, 3/4, x माइनस x1, तो हो गया 4y माइनस 12 इक्वल टू 3x प्लस 6। तो कितना हो गया बच्चों, दिस इज 3x माइनस 4y, है ना, और ये कितना हो गया, प्लस 18 इक्वल टू 0। वही आया, आंसर आ गया ना। तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द लाइन दिस। सुनना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, मतलब ऐसा, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, समझ लो थोड़ा, सर 12th में काम आने वाला है आप लोगों को, ठीक है, मतलब कंपटीशन एग्जाम में ध्यान रखना। और 12th में भी काम आएगा 3D में, 3 डायमेंशन में। ये तो 2D है। देखो मतलब क्या बोला, किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस बोल रहा है। ये लाइन मान लो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो ये पॉइंट से बोल रहा है, ये कहाँ कोऑर्डिनेट x1, y1 है। तो ये d यदि मुझे निकालना है बच्चों, ठीक है, तो d कितना आएगा, d का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, d का इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करो, तो कितना आएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर। और ये मॉड लगा तो डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं होता, मॉड, ये होगा आंसर। तो देख लो यहाँ पे, है ना, ये पॉइंट कितना है, 3, -3, ठीक है। और लाइन का इक्वेशन भी गिवन है, क्या दिया हुआ है लाइन का इक्वेशन, दिस इज दिस 9x प्लस 3y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो d निकालना, d निकाल लो। चलो पहले ये पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कर लो, तो 9 × 3 प्लस 3 × -3 प्लस 16 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, आप क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर लिखो प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर लिखो। क्लियर है बच्चों, स्क्वायर है, ठीक है। तो कितना आ गया, 27 - 9 प्लस 16 अपॉन 81 प्लस 9 90। कोई दिक्कत, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 18 प्लस 16 18 और 16 34 ना, 18 प्लस 16 4 3 34 अपॉन ये कितना है 3√10। दिस इज आंसर। अब यहाँ ऑप्शन तो कहीं नहीं है, ऑप्शन कहीं है नहीं है, तो हम लोग या तो इसका नियर बाय में मार सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नियर बाय में मार सकते हैं। तो ये देखो कितना आ गया 18, हाँ देखो, लेकिन देखो आंसर, एग्जैक्ट आंसर आपका ये आया, ध्यान रखना इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, आपका ऑप्शन में यहाँ गलती है। यदि आप टेंटेटिव मारना चाहते हो, मतलब अप्रॉक्स मारना चाहते हो, कितना होगा देखो, ये 3.3 है, लगभग 3.236 3.326, तो 34 अपॉन 3 × 3.236 अप्रॉक्स सही होता है। 9 लग लो, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, 3 से ज़्यादा और 4 से कम, तो
तो 3 से ज़्यादा 4 से कम, तो 3 से ज़्यादा 4 से कम, यहाँ तो नहीं दिख रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है ना, योर ऑप्शन, योर आंसर इज दिस। ठीक है, इसको ध्यान रखना बच्चों, क्लियर है। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्या लिखा है, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका सेंटर ऑफ द सर्कल चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए बच्चों कि इक्वेशन जो होता है सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, यही होता है ना। ठीक है, तो सेंटर क्या होता है बच्चों, सेंटर मेरा, सेंटर क्या होगा मेरा, है ना, माइनस जी कॉमा माइनस है। और रेडियस मालूम है आपको, रेडियस क्या होता है बच्चों, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस माइनस सी ओनली, है ना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ओनली। तो मुझे क्या चाहिए, सेंटर चाहिए। तो चलो यहाँ पे सेंटर क्या है, मतलब जी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है ना, तो यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस, यानी 2gx कितना बच्चों, -4, है ना, 2, हाँ मतलब 2g कितना है, 2g कितना है, -4, तो g कितना आ गया, -2, और 2f कितना है बच्चों, दिस इज -8, 8 मत लेना, दिस इज -4, तो कितना हो गया, -g चाहिए, तो -g का मतलब कितना हो गया, -g, तो -2 हो गया, एंड -f ये 4 हो गया, एंड 2,4 बच्चों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एक्सिस ऑफ द पैराबोला चाहिए। ठीक है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y, सुनना, इसका ग्राफ कैसा होता है बच्चों, इसका ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y, क्लियर है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो गया, इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स इक्वल टू 0, इसका नाम क्या है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या होता है, x0 होता है, तो x इक्वल टू 0 इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ पैराबोला इसको बोलते हैं, क्लियर है। देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। आपको मालूम है कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, क्लियर बच्चों। तो ये कितना हो गया, 2 - 4 is 2, -2 का उसको 4, ये तो 0 गया, ये 4 स्क्वायर 16, 20 है ना, 20, तो 20 कितना हो गया, 2√5, है ना, दिस इज द आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डेरिवेटिव अब बोला है कि log a बेस x विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब log, देखो किसका डेरिवेटिव चाहिए, log a बेस x का, इसका डेरिवेटिव चाहिए बच्चों, क्लियर है। तो इसको क्या करते हैं, पहले बेस में बेस कन्वर्जन करते हैं, किसमें, e का, मतलब नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो log a अपॉन log x, यहाँ बेस e है, इसका भी बेस e है बच्चों, कोई दिक्कत है। तो इसका डेरिवेटिव करना है मुझे कुल मिला के, ठीक है ना, तो इसका डेरिवेटिव, या आप, हाँ चलेगा, नहीं तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट, किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया बच्चों। तो इसको बाहर निकाल लो, तो कितना हो गया, log a बेस e, अब बचा कितना, 1 अपॉन log x बेस e का डेरिवेटिव करना है, तो ये ऊपर जाएगा बच्चों, तो कितना होगा, -1, तो ये आ गया log x बेस e, ये पावर कितना हो गया, -1 का डेरिवेटिव। चलो अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया बच्चों, देखो log a बेस e इंटू, तो ये कितना होगा, -1। पहले देखो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि यदि मुझे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करना है बच्चों, -1 इसका डेरिवेटिव करना है, क्लियर है। तो पहले अंदर का डेरिवेटिव होगा, पहले पूरे का डेरिवेटिव होगा, फिर अंदर का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो पहले ये पूरे का डेरिवेटिव, तो -1 तो कितना होगा, जैसे log x बेस e -1 पावर -1 इंटू, अब अंदर का डेरिवेटिव, अंदर का डेरिवेटिव क्या था, log x बेस e यानी 1 अपॉन x, क्लियर है। तो ये कितना हो गया, ये आ गया बच्चों मेरे पास 1 अपॉन, ऊपर में log a बेस e अपॉन x इंटू -1 अपॉन log x बेस e का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। ये मेरा
ये मेरा आएगा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करना है तो रीअरेंज कर लेते हैं हम। चलो देखो ये क्या है बच्चों, लॉग एक इसमें निकाल लेते हैं। देखो थोड़ा पूरा रीअरेंज करके मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है चलो यहाँ से, तो क्या हो गया बच्चों यहाँ पे देखो, है ना, ये कितना आ गया, जैसे log ए बी सी अपॉन एक्स इंटू, यहाँ पे एक अलग कर लेते हैं बच्चों, है ना, ये माइनस को बाहर निकाल लो, 1 अपॉन log एक्स बी सी इंटू, अच्छा यहाँ दिखेगा नहीं, एक मिनट बच्चों, ये कितना आ गया, दिस इज log ए बी सी अपॉन एक्स इंटू, है ना, -1 अपॉन क्या आएगा log एक्स बी सी इंटू, एक और लिख लेते हैं 1 अपॉन log एक्स बी सी। तो ये बच्चों हम लोग को मालूम है ये कितना होता है, ये होता है log ए बेस एक्स अपॉन, ये माइनस था, माइनस बाहर निकालो एक्स, और नीचे क्या है log एक्स बी सी। ठीक है, ये हो गया आंसर बच्चों। इसको कुछ और भी हम लोग कर सकते हैं क्या, एक मिनट देख लेते हैं। ये और कुछ नहीं होगा बच्चों, है ना, ये और कुछ नहीं है, मतलब दिस इज द फाइनल आंसर। लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन आपका नहीं है बच्चों, ठीक है, एक भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, सारा गलत है, सारा ऑप्शन गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो बच्चों, है ना, हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों। देखो क्या बोला, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बोला है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू होता है बच्चों। ऐसा जब वो लिमिट, इसकी वैल्यू होता है -1 से 1 के बीच में होता है, इसकी वैल्यू ऑसिलेट करता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा बच्चों, ठीक है ना। अब क्या है, यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई है इसकी पूरे टर्म को, तो इसकी वैल्यू कहीं से भी कहीं नाचे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको यदि x = 0 से मल्टीप्लाई तो क्या होगा, ऑल आंसर इज 0, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 0। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये f(x) n, देन क्या df(x) dh कहाँ चाहिए, h = 1। तो चलो f(x) कितना है बच्चों, यहाँ पे देखो ये है 2x² + 3x - 5, तो मुझे क्या चाहिए, f' निकाल लेते हैं। df(x) dx का मतलब f' कितना आ गया, दिस इज 4x + 3। अब इसकी वैल्यू कहाँ चाहिए, x = 1, x = 1 रखो बच्चों, तो कितना आ गया, 4 × 1 = 4 + 3 कितना आ गया, 7। चलो ये भी आंसर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यानी हमको कितना अभी तक मिल गया, 3 क्वेश्चन ऐसे मिले जिसका आंसर करेक्ट नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट। देखो जो सेंटेंस और स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है मालूम है, देखो सेंटेंस का ट्रूथ वैल्यू नहीं होता है, सेंटेंस का ट्रूथ वैल्यू नहीं होता है, स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू होता है। ट्रूथ वैल्यू मतलब या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा, क्लियर है। स्टेटमेंट का ऑलवेज ट्रूथ वैल्यू होता है, जिसमें ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, देयर आर 35 डेज इन ए मंथ, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन हाँ ये स्टेटमेंट गलत है या सही है, इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। द प्रोडक्ट, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, मुझे क्या लिखना है, कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ -1 and 8 is 8, ये भी एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसका आंसर गलत है, लेकिन इसका आंसर, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है, ये भी एक स्टेटमेंट है। ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक स्टेटमेंट है। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, ये एक स्टेटमेंट नहीं है। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट कुछ डिफाइन नहीं है बच्चों, है ना, हम येस और नो यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, हो सकता है मेरे लिए येस हो लेकिन दूसरे के लिए नो हो, है ना, तो ये एक स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा है, फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर का मीन वैल्यू लिखना है। चलो मीन लिखते हैं हम लोग, 1 + 2 + 3 + ... n, तो टोटल नंबर कितना, n से डिवाइड। मीन मतलब क्या होता है, एवरेज, मीन मतलब एवरेज, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या होगा बच्चों, दिस इज n × n + 1/2 अपॉन n कटा, बचा कितना, n + 1/2, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा, इफ इज इम्पॉसिबल इवेंट देन p इज। इम्पॉसिबल इवेंट है, मतलब कोई इवेंट उसमें आएगा ही नहीं, नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा, 0 होगा। इम्पॉसिबल, यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, NE/NS, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो होगा, लेकिन यहाँ पे कोई इवेंट नहीं होगा, इवेंट क्या होगा, 0, तो p कितना होगा, 0 अपॉन समथिंग इज 0,
क्लियर है। नेक्स्ट, इफ पी ए इक्वल टू 3/5 एंड पी बी इक्वल टू 1/5 फाइंड पी ए और लिखा है और मतलब ऐड होता है और बी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है कि दो इवेंट एक साथ ना हो। जैसे एग्जांपल यदि हम कॉइन टॉस करें बच्चों, तो कॉइन टॉस करने क्या दोनों आ जाएगा, हेड भी आएगा टेल भी आएगा, ऐसा है कभी नहीं है। मतलब वहाँ पे या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तो इसे हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्लियर है। तो चलो वो कितना होगा मुझे निकालना है ये, तो ये कितना होता है बच्चों, दिस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। हो गया, ए कितना है 3/5 प्लस 1/5, दिस इज 4/5, दिस इज आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्या लगे, कॉइन इज टॉस ट्वाइस, कितने बार टॉस किया गया है, 2 बार। तो मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल अकर। सुनना, यहाँ पे कॉइन को कितने बार टॉस किया गया, 2 बार। सुनो, कॉइन को कितना टॉस किया गया, 2 बार। तो 2 बार टॉस किया तो क्या आएगा बच्चों, या तो हेड हेड आया होगा, नहीं तो हेड टेल आया होगा, टेल हेड आया होगा, नहीं तो टेल टेल आया होगा। ऐसे ना 2 कॉइन यदि टॉस की है तो 2 कॉइन एक साथ गिरेगा। मान लो इसमें कभी हेड आया, इसमें कभी टेल आया, ठीक है। कभी हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, टेल टेल आएगा, हेड हेड आएगा, ठीक है। तो मुझे क्या बोला, एटलीस्ट वन टेल आना चाहिए, कम से कम 1 टेल। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया बच्चों, दिस इज 4। नंबर ऑफ इवेंट कम से कम 1 टेल चाहिए, तो एक कम से कम 1 टेल इसमें है, इसमें और इसमें है, यानी मेरा नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, एस टी टी एच एंड टी टी। तो ये कितना हो गया, दिस इज 3। तो मेरा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ occurring at least 1 tail equal to any 3/4, दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया। तो चलिए बच्चों, यहाँ आपका मैथ का सेट फर्स्ट आपका सॉल्व होता है बच्चों, है ना। और जो बच्चे जिनको यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में लाइक करें बच्चों, और अच्छे से अच्छा कमेंट करें बच्चों, है ना। जैसा उनको लगाओ, अच्छा खराब जो भी लगाओ, आप प्लीज़ कमेंट करें बच्चों। और हम लोग का मालूम है, आप लोगों को मैं पहले वीडियो बता चुका हूँ, हमारे बैचेस 10 से लेकर 15 के बीच में हमारे स्टार्ट हो रहा है 12th का बैच बच्चों। और हम लोग जल्दी ही 11th का न्यू बैच भी उसी सेशन में स्टार्ट करेंगे, मतलब अप्रैल 10 to 12 के बीच में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 10th का भी 10 से जो 11th में जा रहा है, 11th का बैच और 12th का बैच हम लोग स्टार्ट करने वाला है बच्चों। 12th का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फैब में, है ना बच्चों। तो आइए हमारे साथ जल्दी जुड़िए और जल्दी सिलेबस ख़त्म कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है बच्चों। चलिए, हमारे यहाँ तो आपको मालूम है कि फाउंडेशन क्लासेस भी होता है बच्चों, है ना। 8 to 10 फाउंडेशन क्लासेस जो IIT और नीट के लिए हम लोग प्रिपेयर कराते हैं। हमारे यहाँ तैयारी नवोदय का भी होता है, नेतरहाट का भी होता है बच्चों, और बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हम लोग भी कराते हैं। मतलब हम लोग टोटल एकेडमिक प्लस गवर्नमेंट प्लस बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम का हम लोग तैयारी कराते हैं बच्चों। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, बिल्कुल रिजनेबल रेट है, और आइए और अपना भविष्य बनाइए, ठीक है बच्चों। चलिए, और जो बच्चा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंटेंट आपको मिलने वाला है नियर फ्यूचर में, ठीक है बच्चों। चलिए, बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।